नमस्कार, एग्जाम सिलेक्शन 360 पर आपका स्वागत है। मैं हर्षवर्धन आज आपके लिए फिर एक क्लास लेकर आया हूं जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टॉप मोस्ट करंट के क्वेश्चन, कुछ डिस्कस करेंगे आज की घटनाएं, क्या देश में हुआ है, क्या मणिपुर पर चर्चा करने वाले हैं और बहुत सारी चीजों को लेकर हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं की। क्या कुछ आज ऐतिहासिक घटनाएं रही हैं? तो 1994 में आज ही के दिन ऐश्वर्या राय मिस वर्ल्ड चुनी गई थी। इसके अलावा एक और क्वेश्चन ये है कि कर्णम मल्लेश्वरी की अगर बात करें तो भारत पोलैंड में विश्व कीर्तिमान बनाया था और आप ये कह सकते हैं कि भारत के लिए पहला पदक जीता। भारत के लिए पहला ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला, पहला पदक जीतने वाली महिला, ये आपसे पूछा जा सकता है। अगला एक और क्वेश्चन बन सकता है आपका, अगर आपसे पूछा जाए तो आप कह सकते हैं साहब कि कल्पना चावला, भारत की अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला पहली महिला बनी थी जो अंतरिक्ष में गई थी। इसके अलावा आपको पता ही है सुनीता विलियम्स के बारे में और बहुत सारी चीजें हैं। तो कल्पना चावला अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी। पहला क्वेश्चन, बेहतरीन क्वेश्चन, एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन 2024 कहां आयोजित किया गया है? आपको पता चली गया होगा क्वेश्चन का भावार्थ क्या है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। आप समझिए क्वेश्चन को कि एशिया प्रशांत, एशिया का वो हिस्सा जो प्रशांत के इकोनॉमिकल, प्रशांत महासागर के इकोनॉमिकल जोन से जुड़ा हुआ है, उसका आर्थिक सम्मेलन कहां किया गया है? तो मेरे भाई इसका आर्थिक सम्मेलन जो किया गया है लीमा की राजधानी पेरू में इसका आयोजन किया गया है। पूरी बात करते हैं। तो एशिया प्रशांत आर्थिक शिखर सम्मेलन ये मैंने आपको बता दिया कहां हुआ। दूसरी कि आर्थिक शिखर सम्मेलन में अमेरिका चीनी नेताओं ने आने वाली चुनौतीपूर्ण समय की चेतावनी दी है। इसमें यह बात कही गई है कि आने वाले समय में काफी क्राइसिस आने वाला है, दुनिया युद्ध की तरफ जा रही है, उससे हमें बचना है और बहुत बड़ी कुछ संभावनाएं ये जताई गई हैं कि आने वाले समय में जो ओपेक है, जो ओपेक आपको पता ही होगा, ऐसी संस्था जो इंटरनेशनल लेवल पर जो व्यापार, तेल का व्यापार होता है, उसके दाम को नियंत्रित करने का काम करती है। तो उसके बारे में कहा है कि उसके भी कुछ निर्णय पूरे दुनिया को प्रभावित करेंगे। इसके अलावा बात करें तो प्रशांत आर्थिक सहयोग सहयोग कहा जाता है किसको? एपेक को। एपेक की स्थापना 1989 में की गई थी। इसमें 21 अर्थव्यवस्थाएं शामिल हैं और इसका सचिवालय सिंगापुर में है। खास बात यह है कि दुनिया की 40% आबादी और 60% घरेलू उत्पाद, जो जीडीपी आप समझ रहे हैं, दुनिया की जीडीपी का 60% और दुनिया की आबादी का 40% प्रतिनिधित्व करने वाले जो लोग हैं वो इससे जुड़े हुए हैं। इसका काम क्या है कि सीमा शुल्क, अंतरराष्ट्रीय लेवल पर सीमा शुल्क में सुधार लाना, नियमों को संरेखित करके माल, सेवाओं, निवेश और लोगों के पार आवाजाही को सुव्यवस्थित करता है। इसका यह मुख्य उद्देश्य है। हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है? हाल ही में किस मंत्रालय ने एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली शुरू की है? अगर बात करें तो अभी आपको मैंने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के बारे में बताया था कल या परसों। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा हाल ही में एक राजस्थान का जो है सभी जो विश्वविद्यालय हैं उनके दरवाजों को जो है नारंगी रंग में रंगने का कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसके अलावा बात करते एआई सक्षम ई तरंग प्रणाली, तो ये रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। ये प्रणाली किसके द्वारा? रक्षा मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई है। और बात करें तो भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान, इसको कहा जाएगा BSAG-N के साथ मिलकर रक्षा मंत्रालय ने यह काम किया है। इसकी घोषणा भारत के रक्षा मंत्री, इसकी घोषणा भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की गई है। और यह प्रणाली युद्ध और शांति दोनों समय में रक्षा उपकरणों की योजना और संचालन में क्या करेगी? सुधार करेगी। इसके अलावा प्रणाली की अगर बात करें तो रक्षा स्पेक्ट्रम के स्वचालित कुशल प्रबंधन को सक्षम बनाना और उच्च आवृत्ति बैंड में नई तकनीकों के विकास का समर्थन करना है। मतलब ये है, इसका कहने का मतलब ये है कि इस तकनीक के द्वारा
हम जोर देंगे कि हमारा कुशल प्रबंधन और हमारी जो स्पेक्ट्रम जो स्वचालित चीजें हैं वो और ज्यादा क्या हो जाएं, सुधर जाएं, उसके लिए ये काम करेगी। आपको मैं बता दूं, इस समय भारत के, अगर आपसे पूछा जाए रक्षा मंत्री कौन है, तो भारत के रक्षा मंत्री इस समय राजनाथ सिंह। कौन है साहब? राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं। इसके अलावा आपको मैं बता दूं तो रक्षा अनुप्रयोगों के लिए ये तकनीकी एकीकरण की सुविधा को प्रदान करेगी और ये एक स्वायत्त निकाय और रिसर्च जो है सेंटर के लिए काम करने वाली है। भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी के सहयोग पर केंद्रित है। क्षमता और निर्माण और उद्यमिता का ये क्या करने वाली है, विकास करने वाली है। तो आपको ध्यान रखना है कि हम अपनी रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए, ठीक है, रक्षा क्षमता को क्या करने के लिए, रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए क्या कर रहे हैं, ये शुरू कर रहे हैं। ठीक है, रक्षा क्षमता को बढ़ाने के लिए इसको शुरू किया जा रहा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस दूर संचार ऑपरेटर ने देश की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू की है? ये काम जो दुनिया की सबसे दिग्गज कंपनी स्पेस एक्स, इसके अलावा जियो, एयरटेल जैसी दिग्गज कंपनी जिस काम को नहीं कर पाई, उस काम को करके दिखा दिया हमारी सरकारी कंपनी बीएसएनएल ने। दरअसल बीएसएनएल ने क्या किया है, ये जो सैटेलाइट है, यहां आप मान लीजिए एक आपका फोन है और इस फोन में आपके जो है क्या होने हैं, कुछ सिग्नल आने हैं। मान लो ये आपके सिग्नल है। अब आपको इमरजेंसी कहीं भी फोन करना है, आपके सिग्नल चले गए। आपको इमरजेंसी कहीं कोई मैसेज करना है, आपके फोन में सिग्नल नहीं है, इंटरनेट नहीं है, तो आपका फोन डिब्बा हो जाएगा। अब बीएसएनएल ने क्या किया है कि अब डायरेक्ट टू डिवाइस एक कार्यक्रम क्या है कि इस सैटेलाइट से ही उस डिवाइस को क्या कर दिया जाएगा, कनेक्ट कर दिया जाएगा और आपात स्थिति में आने के बाद क्या होगा कि उस डिवाइस को ही डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट कर दिया जाएगा, उसको मैसेज भेजने के लिए, आपातकालीन जो आप कह सकते हैं संदेश देना है या कॉल करनी है, उसके लिए उसको सिग्नल या और एडिशनल चार्ज की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये काम जो है किसके द्वारा किया गया, बीएसएनएल के द्वारा किया गया। पूरी मैं जानकारी लेकर आया हूं, एक एक चीज एक एक बिंदु को बताऊंगा, ध्यान से जुड़े रहें, सारी चीजें आपको क्लियर कर दूंगा। भारत की पहली डायरेक्ट टू डिवाइस सैटेलाइट इंटरनेट सेवा बीएसएनएल के द्वारा शुरू की गई है। इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों में डिजिटल विभाजन को पाटना है। सरकार ये कहना चाह रही है, हमारी कंपनी जो है ये कहना चाह रही है कि हम इस उद्देश्य से इसको लेकर आए हैं कि डिजिटल विभाजन को क्या कर सके, पाट सके। डिजिटल विभाजन के जहां पर एक क्षेत्र तो ऐसा है जहां 5G चल रहा है, एक क्षेत्र ऐसा है जहां 2G भी नहीं चल रहा, तो इस तरह का जो विभाजन है उसको दूर करने के लिए इस डिवाइस को लाया गया है। इससे क्या होगा, उन्नत सैटेलाइट तकनीक का उपयोग करके पारंपरिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकता के बिना ही हाई स्पीड इंटरनेट दिया जाएगा। मतलब आपको इंटरनेट चलाने के लिए किसी ब्रॉडबैंड, किसी टावर, कुछ भी जरूरत नहीं पड़ेगी। डायरेक्ट आपका जो मोबाइल है वो सैटेलाइट से ही क्या होगा, कनेक्ट होगा। उपयोगकर्ताओं को आपातकालीन कॉल करने, एसओएस संदेश भेजने, यूपीआई भुगतान करने की अनुमति मिलेगी। एसओएस का मतलब होता है कि आपका जो इमरजेंसी जो मैसेज होंगे उनको भेजना और आपकी आपातकालीन कॉल करना, संदेश भेजना, यूपीआई भुगतान करने के लिए ये जो है तत्पर आपका रहेगा। जब कोई सेल्यूलर या वाईफाई नेटवर्क नहीं होगा तब ये क्या करेगा, काम करेगा। सैटेलाइट सेवा व्यापक कवरेज, विश्वसनीय कनेक्टिविटी प्रदान करती है। ये जो सेवा है ये क्या करेगी, विश्वसनीय कनेक्टिविटी को प्रदान करेगी। सभी मौसम की स्थिति में काम करने की डिजाइन, मतलब ये आंधी आए, तूफान आए, गर्मी हो, बरसात हो, कुछ भी हो, सभी तरह के मौसम में काम करने के लिए ये बनाया गया है। बहुत सारी बार ऐसा होता है कि जब हमारे आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, बिजली दौड़ रही है, बिजली तड़क रही है, तो उस समय क्या होता है, हमारे सिग्नल भाग जाते हैं।
फोन में। इसमें ऐसा एक भी बार नहीं होगा, सभी तरह के मौसमों को देखकर इसको तैयार किया गया है। बीएसएनएल की अगर बात करें तो इसका पूरा नाम है भारत संचार निगम लिमिटेड। और अगर बात करते हैं और क्या, तो इसकी स्थापना साहब सन 2000 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और रॉबर्ट जेरार्ड रवि इसके जो है क्या बने हैं, जुलाई 2024 में, जुलाई 2024 में इसके अध्यक्ष बने। दुर्लभ पक्षी स्कारलेट टेनिजर हाल ही में किस देश में देखा गया? ये एक कैसा पक्षी है? दुर्लभ पक्षी है। लगभग आप ये कह सकते हैं कि ये यूनाइटेड किंगडम में 50-40 सालों के अंतराल बाद देखा गया। यूनाइटेड किंगडम में दुर्लभ पक्षी स्कारलेट टेनिजर को 40 सालों में पहली बार यूके में देखा गया है। और आपको मैं बता दूं कि कोई चीज अगर 50 साल तक नहीं दिखती, 50 साल तक नहीं दिखती, तो उसे क्या मान लिया जाएगा? उसे विलुप्त मान लिया जाता है। उसे क्या मान लिया जाता है? विलुप्त मान लिया जाता है। और ये पक्षी जो है विलुप्त 10 साल में हो जाता अगर ये 10 साल में ना दिखता। तो अब क्या हुआ, अब इसको विलुप्त, अति विलुप्त श्रेणी या अति डेंजर्ड श्रेणी में, अति डेंजर्ड श्रेणी में जो है इसको रखा गया पहले से ही। अब इसके संरक्षण को लेकर जो है काम करने की बात की जा रही है कि इसका संरक्षण किया जाएगा। इसका वैज्ञानिक नाम पिरांगा ओलिवेशिया है। पर्णपाती जंगलों में, पर्णपाती का मतलब ऐसे जंगल जहां पर पत्ते झड़ते हैं, पतझड़ वाले जो वन होते हैं उसमें इसका ये जो है प्रजनन करता है। सर्दियों के लिए मध्य और दक्षिण अमेरिका के उष्ण कटिबंधीय जंगलों में ये क्या करता है? प्रवेश करता है। मतलब ये इंग्लैंड से अमेरिका चला जाता है। ठीक है। इसके बाद पक्षी मध्यम आकार का है, लगभग 7 इंच लंबा, सिर, छोटी पूंछ, कीड़ों और फलों को पकड़ने के लिए एक मोटी चोंच इसकी है। गर्मियों में नर काले पंखों और पूंछ के साथ चमकीले लाल हो जाते हैं। मादा और बच्चे इसके जैतून पीले कलर के होते हैं, ये ध्यान रखना है। इसका गाना ठंड से पीड़ित रॉबिन जैसा होता है और इसकी आवाज एक विशिष्ट चिप बर जैसी होती है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हाल ही में किस देश ने ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया है? अगर आपको पता हो तो बात करते हैं किसके बारे में, इसके। तो ग्लोबल एनर्जी को किसने, देखो इसमें सबसे पहले मैं एक एक ऑप्शन को उठा लेता हूं। भारत की अगर बात करें तो भारत में क्या हुआ है आपका, जो आप कह सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश से, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा, सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा बनाने की क्षमता के 99% जो सम्मेलन है वो कहां हुए हैं? 2024 में भारत से हुए। इसके अलावा फ्रांस चर्चा में आया कि इस देश का पहला खिलाड़ी जो है क्या हुआ है? आईपीएल में आया है। पहला खिलाड़ी इसका आईपीएल में आया है। ठीक है, सॉरी, इटली का पहला खिलाड़ी जो है वो क्या हुआ है? आईपीएल में आया। फ्रांस में 2024 के ओलंपिक खेलों का क्या हुआ था और पैरालंपिक खेलों का क्या हुआ था? आयोजन हुआ था। ये बात समझनी है। आंसर इसका क्या है? आंसर है इसका यूएई। यूएई में ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस को लॉन्च किया गया है। COP29 के दौरान वैश्विक ऊर्जा दक्षता गठबंधन, जिसको ग्लोबल एनर्जी एफिशिएंसी अलायंस स्थापित करने के लिए एक महत्वाकांक्षी पहल की शुरुआत की गई है। आपको मैंने अभी लास्ट क्लासों में पढ़ाया था कि COP29 की जो बैठक है वो अजरबैजान बाकू में चल रही है और अब इसमें कुछ लक्ष्य रखे जाएंगे। तो इसका पहला लक्ष्य 2030 तक वैश्विक ऊर्जा दक्षता को दुगना करना है
और कार्बन के उत्सर्जन में कटौती करना है। मैंने आपको बताया ही था कि कार्बन उत्सर्जन के मामले में भारत और चीन ने वृद्धि की है, अमेरिका जापान जैसे देशों ने क्या की है, कमी की है। यूएन का 29वां जो वार्षिक जलवायु सम्मेलन जिसको COP29 कहा जा रहा है, ये 11 नवंबर से 22 नवंबर तक अजरबैजान की राजधानी बाकू में आयोजित किया जा रहा है। 200 से ज्यादा देश इसमें शामिल है, 200 से ज्यादा देश इसमें क्या है, शामिल है। और खास बात यह थी कि इसमें अफगानिस्तान को, इसको अफगानिस्तान को पहली बार सरकार के रूप में किसी बड़े मंच पर शामिल किया गया। अब इसी से बढ़ता हुआ एक अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है अगला, कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों को सड़क और रजिस्ट्रेशन करों पर 100% छूट का ऐलान कर दिया है। ये तरीका बढ़िया है। इस तरीके से क्या होगा भैया कि जो डीजल पेट्रोल वाले वाहन है लोग उनको खरीदने से बचेंगे, क्योंकि किसी भी चीज पर जो उसका चार्ज है, वो जो महंगाई है, वो तो उस पर टैक्स से महंगाई हो रही है। आप अगर एक स्प्लेंडर मोटरसाइकिल भी खरीद रहे हो तो सरकार उस पर 40,000 के आसपास टैक्स ले रही है। आप अगर गाड़ी खरीद रहे हो 10 लाख की तो उस पर 4 लाख रुपए से ज्यादा का टैक्स है। तो अब क्या है कि अगर आप ईवी कोई वाहन खरीद रहे हो, और वह खासकर कहां पर, तेलंगाना में, तो सरकार ने यह कह दिया है कि सरकार जितना टैक्स ले रही थी तेलंगाना की, वो किसी भी तरह का टैक्स नहीं लिया जाएगा, ना वाहनों से ना सड़क रजिस्ट्रेशन से, कहीं भी उससे टैक्स नहीं लिया जाएगा। सड़क कर नीति के संबंध में बड़ा फैसला लेते हुए तेलंगाना सरकार ने क्या कर दिया, वाहनों और सड़क रजिस्ट्रेशन पर छूट कर दी है। तेलंगाना में 31 दिसंबर 2026 तक सभी तरह के जो इस तरह के जो टैक्स होंगे उन पर छूट दे दी गई है। तो लोग इससे जो है क्या होंगे, नए बड़े लेवल पर क्या जुड़ेंगे, इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ने वाले हैं। तेलंगाना की बात करते हैं तो तेलंगाना भारत का सबसे नवीनतम राज्य है। 2014 में इसकी स्थापना हुई। अगर बात करें तो इस समय यहाँ के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी है, राज्यपाल यहाँ के जिष्णुदेव वर्मा है, और राजकीय पशु इसका जिंका, जिसको कह सकते हैं चित्तीदार हिरण, और राजकीय पक्षी यहाँ का पलापिट्टा या भारतीय रोलर इसको कहा जाता है। और तेलंगाना की सबसे प्रसिद्ध झील का नाम है हुसैन सागर झील। क्या नाम है, हुसैन सागर झील तेलंगाना में है। क्लियर है भाई। इसके बाद अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में खबरों में रही नुगु मंदिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है। तो नुगु अगर बात करें मंदिर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो ये आपकी कर्नाटक राज्य में है। कहां पर है, कर्नाटक राज्य में है। नुगु मंदिर अभ्यारण्य 1974 को एक पवित्र स्थान के रूप में घोषित किया गया था, और यह अभ्यारण्य बाघ और हाथियों के लिए आदर्श निवास स्थान माना जाता है। अब इसमें क्या है कि हुआ क्या है, ये चर्चा में इसीलिए आया कि इसमें कुछ जो हाथी हैं और जो बाघ हैं उनके आपसी जो मतलब जंगल में रहता ही है कि जंगल में आपस में जानवर लड़ते ही हैं, तो उनकी घटनाएं कुछ ज्यादा बढ़ी। और यहां पर कुछ मंदिर भी है, लोग वहां घूमने जाते भी हैं, तो मानव और जानवरों का जो संघर्ष है वो भी बढ़ा है। तो उस के प्रति लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप किस तरीके से जानवरों से सामंजस्य बैठाएं, अगर वो सामने आ जाएं तो किस तरीके से बचाव किए जाएं, उसको लेकर ये चर्चा में रहा है। बात करते हैं कर्नाटक के कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान, तो बन्नेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, अंसी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक में है, कुंद्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान आपका कर्नाटक में। बात करें कर्नाटक के प्रमुख मंदिर, तो काबिनी मंदिर, दैवीय वनस्पति उद्यान और ब्रह्मगिरी मंदिर अभ्यारण्य और रंगा थिटू पक्षी अभ्यारण्य जो है वो क्या है, कर्नाटक के प्रमुख मंदिर भी है और ये अभ्यारण्य। देखो ये आपको ध्यान रखना है, ये आपके क्या है, मंदिर प्लस अभ्यारण्य दोनों है। मतलब क्या है इसका, मतलब ये कि अभ्यारण्य के अंदर क्या है, मंदिर भी है।
14वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किस राज्य ने जीती है? मैंने अभी थोड़े दिन पहले आपको बताया था अंडर 14 हॉकी चैंपियनशिप 2014 को तो जीता था पंजाब ने। अब ये आई है 14वें नंबर की सीनियर पुरुष हॉकी राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन किसने जीता? तो ये अगर आपसे पूछा जाए तो इसका आंसर भी जो है वो क्या है, इसका आंसर भी पंजाब ही, सॉरी इसका आंसर क्या है, इसका आंसर उड़ीसा है। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर उड़ीसा है। आपको मैं बता दूं तो आप इस बात को भी ध्यान रखना कि एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप, एशियन पुरुष हॉकी चैंपियनशिप को किसके द्वारा जीता गया? तो आप ये बात बता सकते हैं, तो ये चैंपियनशिप किसके द्वारा? भारत के द्वारा चीन को हराकर जीती गई है। महिलाओं का हॉकी चैंपियनशिप चल रहा है राजगीर बिहार में। इसका आंसर क्या है? उड़ीसा। हॉकी एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने हरियाणा को 5-1 से हराकर 14वीं राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप को जीत लिया है। तीसरे नंबर के लिए उत्तर प्रदेश ने मणिपुर को हराकर जो है ये टूर्नामेंट में तीसरा स्थान पाया है। तो पहले पर आपका हो गया उड़ीसा, इसके बाद दूसरे पर हो गया आपका हरियाणा और तीसरे पर हो गया आपका यूपी। ये 3 नंबर ध्यान रखना है, बाकी ज्यादा ध्यान कुछ रखना नहीं। हाल ही में किस राज्य के तटीय गांवों को यूनेस्को द्वारा सुनामी रेडी गांव के रूप में मान्यता दे दी गई है कि ये गांव भारत के पहले ऐसे गांव हैं जो सुनामी के लिए तैयार हैं? वो अगर आपसे पूछा जाए कौन से राज्य के हैं तो आंसर बता सकते हैं कौन से? इसका आंसर भी क्या है? उड़ीसा ही है। इसका आंसर भी क्या है? उड़ीसा ही है कि उड़ीसा के कुछ गांवों को क्या किया गया है? सुनामी रेडी गांव के रूप में नॉमिनेट किया गया है। यूनेस्को के इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन, जिसको IOC कहा जाता है, उसके द्वारा शुरू की गई एक अंतरराष्ट्रीय समुदाय आधारित मान्यता कार्यक्रम है और उसका यह कहना है कि जितने भी दुनिया में तटीय इलाके हैं उनमें लोगों को जागरूक करना है कि अगर सुनामी, अगर तूफान आते हैं तो किस तरीके से वो बच सकते हैं। जागरूकता और रणनीतियों के माध्यम से लोगों की ये क्या करेंगे? मदद करेंगे। यूनेस्को के बारे में आप बात जानते ही हैं। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को की गई थी। इसका मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है। महानिदेशक इसके आंद्रो अजूले या कई बार इसको आंद्रो उजाले भी कह सकते हैं। तो मतलब आप ये है कि पेपर में समझ जाओगे कि इसका नाम क्या है, ये किस चीज का प्रमुख है। ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने गुजरात के किस शहर में क्या है, किस शहर में अपनी एक शाखा खोली है? ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने गुजरात के किस शहर में खोला गया है? तो गुजरात की जो आप जानते ही हैं गिफ्ट सिटी, ये आप जानते ही हैं कि ये भारत का पहला स्मार्ट शहर अगर कोई सा है तो भारत का पहला स्मार्ट शहर है गुजरात की गिफ्ट सिटी। तो ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी ऑफ वोलोगोंग ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपना पहला परिसर शुरू किया है। UOWS की अग्रणी ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय है जिसमें परिसर दुबई, मलेशिया और हांगकांग सहित बहुत सारे देशों में इसने अपने कार्यालय और अपने कार्यक्रम चला रहा है। ये प्रस्तावित पाठ्यक्रम में वित्तीय प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर, वित्तीय प्रौद्योगिकी में स्नातकोत्तर प्रमाण पत्र, फिनटेक, स्टैकेबल कार्यक्रम, साइबर सुरक्षा, फिनटेक के लिए AIML जैसे पाठ्यक्रमों में ये बच्चों को क्या करेगा? पढ़वाएगा। बात कर लेते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि अब भारत में रहकर आप क्या कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया के जैसी पढ़ाई कर सकते हैं जो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई होती है। और बात करते हैं गिफ्ट सिटी की, तो मैंने आपको बता ही दिया गिफ्ट सिटी के बारे में कि इसका निर्माण 28 जनवरी को, अगर आपसे पूछा जाए कब शुरू हुआ तो 2011 में इसका निर्माण जो है क्या हुआ? शुरू हुआ। भारत की पहली चालू स्मार्ट सिटी है ये गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। देखो GIFT, गिफ्ट की फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, इसको कहा जाएगा गिफ्ट सिटी।
और अगर बात करिए कहाँ, गांधीनगर गुजरात के अंदर है। कहां पर? गांधीनगर गुजरात के अंदर है। तो आज हमने इतने सारे क्वेश्चन पढ़े हैं, आज हम यहां तक ही चीजों को देखेंगे। अपनी वाणी को मैं विराम देता हूं, मिलता हूं फिर कल आपके साथ एक बहुत ही बेहतरीन नए क्वेश्चनों के साथ और बात करेंगे देश दुनिया में क्या हो रहा है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।